चलो स्टार्ट करें। हेलो। हाँ, ठीक है। चलो उस दिन हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, तनु विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म, यही स्टार्ट किए थे ना। ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ते समय ये देखे थे कि एकदम घर के जो सब लड़कियों किचन वाले काम करते हो सब जानते हो कि हम लोग पानी लिए हैं। पानी में जैसे जैसे हम लोग शक्कर को डालते जाएंगे, किसको डालते जाएंगे हम लोग, शक्कर को। तो शक्कर को डालते जाएंगे तो पानी का गुण क्या हो जाएगा, बदलते जाएगा। या उसी पानी में हम लोग नमक को डाल देंगे तो वो पानी कैसा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। माने क्या कर रहा है, जो विलायक है, शुद्ध विलायक है, उसके गुण को कौन प्रभावित कर रहा है, विलेय के कण। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप शक्कर डालोगे तो मीठा होगा, और क्या है रे, नमक डालोगे तो क्या होगा, नमकीन होगा। यही है। तो कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, शुद्ध विलायक के गुणों को उसमें विलेय मिलाकर उसमें विलेय घोलकर परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर हमने शक्कर घोला विलेय के रूप में तो मीठा हो जाएगा, नमक घोले तो क्या हो जाएगा, वो नमकीन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और ये जो कोई मात्रा डाल रहे हैं, अब तुम ही लोग बताओ, जब घर में कुछ शरबत वरबत बनाते हो तो जब शक्कर की मात्रा कम होता है तो मीठापन क्या होता है, कम होता है। लेकिन शक्कर की मात्रा को बढ़ाते जाओगे, और शक्कर की मात्रा कहने का मतलब क्या है, आप मोल को बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे हो। जैसे जैसे आयतन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आप क्या बढ़ाते जाओगे, मोल बढ़ाते जाओगे। बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे, या मोल प्रभाव बढ़ाते जाओगे ना। कैसे। यस ठीक है। तो सर। मोल प्रभाव आप बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे उसका गुण क्या होता जाता है, बदलते जाता है। ठीक है। इस प्रकार हम जानते हैं कि जब कि जल में शक्कर मिले करने पर जल के गुणों में परिवर्तन या भिन्नता आ जाती है। इसमें से कुछ गुण, यहाँ पर अंडरलाइन करो, कुछ गुण केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। अगर सोचो, अगर हम शक्कर है उसको सॉलिड फॉर्म में डालें चाहे लिक्विड फॉर्म में डालें, जितने शक्कर कण रहेगा उतना मीठापन आएगा उसमें। तो किस पर निर्भर करता है, कणों की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर, न कि उसकी किस पर है, प्रकृति पर। और प्रकृति कहने मतलब उसके ठोस रहो या गैस है, या उसके नेचर कैसे है, उस पर निर्भर नहीं करता। कितने कण मिला रहे हो इस पर निर्भर करता है। क्लियर है। तो अगर किसी को पूछे अनुसंख्यक गुणधर्म क्या कहता है तो क्या बताओगे, कि विलयन का वह गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उनके प्रकृति पर। ठीक है। ठीक है, विलियन के वे गुण जो विलेय, ठीक है, बाकी पढ़ लिया हम लोग, छोड़ो। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन दिया है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। टू बाइंड होता है टुगेदर, दोनों एक साथ कैरेक्टर करते हैं। अनुसंख्यक लैटिस शब्द से लिया गया, जिसमें को का अर्थ होता है टुगेदर और लिगेट का अर्थ होता है टू बाइंड करना। एक साथ दोनों अपने कैरेक्टर शो करते हैं, और ऐसे कैरेक्टर शो करते हैं तुम्हारे ये वाष्प दाब में अवक्षेपित अवनमन। और ये वाष्प दाब में अवक्षेपित अवनमन आप पहले पढ़ चुके हो, जो राउल्ट के नियम पढ़ो ना, वो यही नियम है। जो राउल्ट का नियम पढ़ो ना, वो यही नियम है। ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा, में उन्नयन, फिर क्या है तुम्हारा हिमांक में अवनमन, और फिर क्या है तुम्हारा प्रास्पंदा। उसकी इंग्लिश नाम दिया हुआ है साइड में। चलो आगे बढ़े। तो ये चार टाइप से अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, अगर पूछा जाए तो। कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। उसमें से हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ये तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो ना। ये जो राउल्ट का नियम पढ़े थे वही है। देखो ये देखो, ये शुद्ध विलयन है, सॉरी ये शुद्ध विलायक है। ये क्या है तुम्हारा, विलयन दिख रहा है ना, इसमें हमने बीच बीच में और कण डाले नहीं कर डाले हैं। और सबको पता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है, विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, ज्यादा होता है। पता ही नहीं पता है, बहुत बार इसमें डिस्कशन कर चुके हैं, ज्यादा टाइम अपन लोग इसमें लेंगे नहीं। ठीक है, बाकी चीज इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। राउल्ट के नियम, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ये एस लिखा मतलब वो सॉल्यूशन है। एस लिखा मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन विलयन के बारे में। और ए लिखा मतलब क्या है, तुम्हारा विलायक है। तो राउल्ट के नियम अनुसार क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब या तो किसका होगा, विलयन का वाष्प दाब किसके वाष्प दाब के बराबर होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाव से क्या होता है, गुणनफल के तुल्य होता है। तो वही लिखा है तुम्हारा, विलयन का वाष्प दाब बराबर होता है किसके वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब समानुपाती होता है तुम्हारा शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के बराबर, एक्स से। ये हुआ कि नहीं हुआ। फिर ये वाली हम लोग नियम रखे थे, याद करो, कि दोनों का मोल प्रभाज क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। एक्स इज इक्वल टू कर करें तो 1 माइनस एक्स बी आता है, उसके मान को यहाँ पर हम लोग रखेंगे, यहाँ पर ये वाली जगह में। ये पहले से करके आ चुके नहीं आए हो। ठीक है। तो यहाँ पर पी एस लिखा है, विलियन है,
और ये नीचे क्या है तुम्हारा, ये जब इसको बराबर कटाओगे समानुपात, ये जब समानुपाती को हटाओगे तो आप स्थिरांक लेते हो, सबको पता है ना, ये वही चीज है ना। मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ये ऐसे बोल के जा भी रहा हूँ। ये बराबर की जगह हमने क्या, ये समानुपाती जगह क्या लिए हैं, ये वाला शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये फिर यहाँ पर मान रख दिए हैं, एक्स ए का मान यहाँ से रखे हैं, इसको यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर पी एस, और ये इधर को पक्षांतर कर दिए तो इतना बच्चा है। फिर एक्स ए करेंगे तो इसको पूरे को फिर इधर पक्षांतर कर दें। अगर हमने एक्स बी की वैल्यू लिखेंगे, इसको इस पर लाएंगे, इसको इस पर लाएंगे, तो अपने पास क्या बचा, वन। एक केवल यहाँ पर पक्षांतर हुए ना, जर्नल मैथ से हुआ है, इधर इसको लाए हैं, इसको इधर लेके आए हैं, तो पी एस बट्टे क्या है तुम्हारा, पी ए नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालते हैं, इसकी लासा, लासा निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब उसके नीचे क्या है तुम्हारा एक, कुछ नहीं है मतलब क्या है यहाँ पर एक। इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या आएंगे तुम्हारा, पी ए नॉट आएगा। इसके बाद इसका क्या निकलता है, तिर्यक गुना करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे तो एक का गुना पी ए नॉट से करेंगे तो पी ए नॉट आएगा, पी एस का गुना एक से करेंगे तो क्या आएगा, पी एस आएगा। और ये इसी पी एस को लास्ट में हम कैसे शो करते हैं, वाष्प दाब में अवक्षेपित अवनमन। ये जो ये पी एस क्या है तुम्हारा, ये कितना अंतर आया है तुम्हारा शुद्ध अवस्था से जो सॉल्यूशन तक, ये हुआ ना पी ए नॉट माइनस पी एस। तो पहले तुम्हारा वाष्प दाब ज्यादा था, देखो कितना वाष्प शो कर रहा है। यहाँ पर तो डायग्राम को भी समझिए कि छह है, फिर जब उसको सॉल्यूशन बना दिए कितना आ गया तुम्हारा तीन, तो वाष्प दाब में कमी आया कि नहीं आया, आया ना। तो कितना कमी आया उसी को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं, डेल पी बटे पी ए नॉट। डेल पी बटे क्या होता है, पी ए नॉट, विलयन के वाष्प दाब में अवक्षेपित अवनमन, इसी को कहते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे लिए काम ये कि जो शुरू में पढ़े हो ना, उसको थोड़ा डिटेल केवल पढ़ना बस, समझ रहे हो ना, क्या करना, केवल पढ़ना बस। और पेपर के लिए ये वाली डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना, ये वाली इक्वेशन को याद कर लेना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। पढ़ना और याद करना दोनों अलग चीज होता है, हम सब चीज को याद नहीं कर सकते, आधे को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए पहले यूज कर लेना, लेकिन जब एग्जाम के लिए याद करोगे तो वाष्प दाब में अवक्षेपित अवनमन या राउल्ट का नियम यहीं से याद करना। क्लियर है, आया माइंड में। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आगे एक और रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है, ये तुम्हारा वही चीज है तुम्हारा, ठीक है। ये एक्स भी क्या हुआ देख रहे हो ना, विलेय के मोल प्रभाज, ठीक है। वाष्प दाब में अवक्षेपित अवनमन किसके बराबर होता है तुम्हारा, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसको तुमको रटना नहीं है, बुक को देख के ही लिख जाना है, हालांकि मैं लिख दिया हूं। ये देखो, ये इतना क्या है तुम्हारा वाष्प दाब, ये देखो ये इतना तुम्हारा क्या है वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। वाष्प दाब में क्या है, अवनमन। और ये पूरा जो चीज है ये क्या है तुम्हारा वाष्प दाब में अवक्षेपित अवनमन। समझे तुम लोग, क्या बोला वो समझे नहीं रही। ये जो लाइन है ऊपर का, ये किसको बता रहा है तुमको, केवल वाष्प दाब में अवनमन को, शुद्ध अवस्था और विलयन में कितना अंतर है। और ये पूरा क्या बता रहा है तुम्हारा, वाष्प दाब में अवक्षेपित अवनमन किसके बराबर होता है तुम्हारा, विलेय के मोलों के बराबर होता है, सॉरी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वही चीज लिखा है यहाँ पर, तुल्य बराबर एक ही चीज होता है। क्योंकि उपरोक्त व्यंजक में विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब क्या है तुम्हारा, पी ए नॉट होता है, निश्चित ताप पर एक स्थिरांक होता है। तो इसकी वैल्यू को अगर हम स्थिरांक ले लें, किसको स्थिरांक ले, इतने को, इसकी वैल्यू स्थिरांक होता है, एक निश्चित मान आता है कि नहीं आता है। तो इसको अगर हम एक ले लें तो हमारे पास क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू पी ए नॉट पी एस, या इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल पी भी लिख सकते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। तम सबको समझ आया, वाष्प दाब में अवनमन और अवक्षेपित अवनमन। हेलो, ये है अवनमन, इतने को हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन। आ नहीं रहा है, इतना है अवनमन, इतना है अवक्षेपित अवनमन, ठीक है। इसको हम इकाई मान ले तो हमारे पास आता है एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस, या इज इक्वल टू आप चाहो तो डेल पी लिख सकते हो, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अतः विलयन का वाष्प दाब में कमी विलयन के मूल प्रभाज, सॉरी विलेय के मोल प्रभाज या विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो कितना कण डाल रहा हो इस पर निर्भर करता है, इसलिए वाष्प दाब में अवक्षेपित अवनमन क्या है तुम्हारा, अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिलेशन पेपर में पूछा जाता है, विलेय के प्रेक्षित अनुभार का निर्धारण करना। 27 लोग थे, आधे लोग गायब हो गए, 2 लोग, ठीक है। आज युक्ति लोग नहीं आए कह रहे,
12 बजे फिर भी। चलो नहीं पता सर। चलो ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू मिला था कि नहीं मिला था, क्या मिला था ये हमको कि वाष्प दाब में अवक्षेपित अवनमन क्या होता है तुम्हारा, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या पता है एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होता है, विलेय की मोलों की। हमको विलेय निकालना है, बी लिखा है मतलब किसका निकालना है, विलेय का निकालना है ना। कैसे, बी लिखा है मतलब विलेय का निकालना है ना। तो आप मोल प्रभाज कैसे निकालोगे, मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे संपूर्ण घटक, यही तो होगा क्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे संपूर्ण विलयन का मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा एक्स, एन ए मतलब लिखा है विलायक का मोल प्रभाज, और एन भी लिखा है मतलब सॉरी विलायक का मोल, और एन भी लिखा है वो क्या है, विलेय का मोल। अब हम ये बोलते हैं कि एन बी मतलब जो विलेय की मोल है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, किससे कम है तुम्हारा, विलायक के मोल से। विलेय का मोल की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है किससे, विलायक के मोल से। तो हम इसको नगण्य मान सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, 0 के बराबर मान सकते हैं। तो वही मान लिया यहाँ पर, देखो एन बी बटे एन ए, इसकी वैल्यू को हमने नगण्य मान लिया, इसकी वैल्यू को। तो हमको फिर क्या पता है कि मोलों की संख्या बटे क्या होता है, भार बटे आणविक भार। क्या पता है, भार बटे आणविक भार होता है कि नहीं होता है, पूरा रिलेशन पढ़े हो ना, भार बटे आणविक भार। तो एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, विलेय का भार बटे विलेय का आणविक भार। नीचे क्या है, एन ए विलेय की विलायक की मोलों की संख्या इज इक्वल टू क्या होगा, विलायक का भार बटे विलायक का आणविक भार। और भार और आणविक भार आपको पहले बता दिया गया है। फिर ये वाली वैल्यू को यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। ठीक है, कैसे कर लिखा है सबको समझ आ रहा है ना, डब्ल्यू बी एम बी, इनका ए बी सी डी वाला जो फॉर्मेट आता है ना उसके थ्रू इसको लिखा गया है। ठीक है, फिर यहाँ से हमको क्या निकालना है, काम क्या बोला गया हमको, यहाँ पर भी ध्यान देना, विलेय का अनुभार निकालना है आपको, अनुभार मतलब एमबी। तो यहाँ से हम एमबी की वैल्यू को यहाँ पर ला लिए और इनका पूरा पक्षांतर इधर कर दिए। तो हमको क्या मिला, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटे डब्ल्यू ए, इन सबको लेके जाएंगे तो पी ए नॉट बटे डेल पी ए नॉट माइनस पी एस। ठीक है, इसके बराबर हम चाहो तो डेल पी भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिखा होता है कई बुक में डेल पी भी लिखा होगा। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इस व्यंजक की सहायता से हम विलेय का अनुभार की गणना करते हैं। पेपर में पूछा जाता है, ये चीज याद रखना, अनुभार की गणना करना। हो जाएगा, आया समझना पूरा। ये केवल आपको यहाँ पर मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज को मोलों में बांटा गया है, फिर मोल को किस में बांटा गया है, देखो चेंज किया गया है मोलरता में, मोलरता में चेंज किया गया है। यहाँ पर मोल प्रभाज को मोलों में चेंज किया गया है, फिर मोलों को मोललता में चेंज किया गया है, और ये एम भी फिर उसका आणविक द्रव्यमान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा, जाके प्रैक्टिस करना, 2 बार पढ़ के करना और तीसरी बार बिना देखे प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो तो ये पहला नियम था। ये दूसरा नियम होता है कथनांक में उन्नयन। कथनांक में क्या होता है, उन्नयन, दूसरा पॉइंट है। यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये तुम्हारा वाटर है, ये तुम्हारा क्या है वाटर, और वाटर कैसा है तुम्हारा, शुद्ध है। ये तुम्हारा क्या है, विलियन है, क्या है तुम्हारा, विलियन। ठीक है, अब देखो आपको सबको पता है जो जो होता है ना टीबी, अच्छा है टीबी ज्यादा हो रहा है किसके अपेक्षा, टीबी टीबी नॉट के अपेक्षा। ठीक, ओके। यहाँ पर दिख रहा है कुछ, ये कुक क्या कर रहा है, चाय बना रहा है। ठीक है, कैसे बना रहा है, अगर केवल पानी पहले गर्म करोगे जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन उसमें आप क्या डाल दिए, शक्कर डाल दिए, तो गर्म होने में क्या टाइम लेगा, नहीं लेगा। तो पहले जिसका पानी 101 सेल्सियस पर, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 101 सेल्सियस होता है ना पानी का, वो 101 सेल्सियस पर उड़ रहा था बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप शक्कर डाल दोगे, अगर आप 1 लीटर पानी ले, चलो ऐसे इमेजिन करो, आप अगर शक्कर डाल दिए इसमें 3 ग्राम या 3 ग्राम 5 ग्राम करते हैं, ज्यादा वैल्यू लेते हैं, कितना डालते हैं 5 ग्राम, तब इसकी अब बॉइलिंग पॉइंट है जो विलियन जिस पर शक्कर डाली, इसकी बॉइलिंग पॉइंट अब 100 नहीं होगा, 100 से बढ़ कितना हो जाएगा, 110 अंश सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 110 अंश सेल्सियस। अब देखो ध्यान से, अगर इसी पर वापस जो पहले 100 में उबर रहा था उसमें आपने शक्कर डाल दिया तो 110 हो गया, इसी में 5 की जगह आप लोग 15 ग्राम डाल दोगे, 5 की जगह कितना डाल दोगे, 15,
तब इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के, उबलने का जो पॉइंट है बढ़ के अब 110 से ज्यादा हो जाएगा, 120 अंश सेल्सियस। होगा कि नहीं होगा? तो जैसे जैसे हम विलेय के मात्रा को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, 100 से 110, 110 से 120। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। बार बार जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ रहा था, पहले 100 अंश था, फिर कितना हो गया 110 और फिर 120। कैसे हुआ? जैसे जैसे आप अवाष्पशील विलेय मिला रहे थे, याद रखना क्या मिला रहे थे? अवाष्पशील विलेय मिला रहे थे, वैसे वैसे क्वथनांक क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। क्लियर है? घर में इमेजिन करके देखना, ठीक है। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसके वाष्प दाब भी क्या होता है? बढ़ता है। सबको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं तो वाष्प दाब क्या होता है? बढ़ता है। और जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर के तुल्य हो जाता है तो द्रव क्या होने लगता है? उबलने लगता है। एक्चुअल में जो पहला टॉपिक है ना, ये इतना लाइन ना केवल आपको किसको बता रहा है? क्वथनांक किसे कहते हैं। किसको बता रहा है? क्वथनांक किसको कहते हैं। अगर कोई पूछे क्वथनांक किसे कहते हैं तो ये वाली बात बोलना कि किसी द्रव के ताप को बढ़ाने पर उसका वाष्प दाब बढ़ता है, और द्रव का जब वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है। ठीक है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के तुल्य हो जाता है। ठीक है। अगर हम लोग एक ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पर 1 atm है, कितना है तुम्हारा? 1 atm, इसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई पानी रखे हैं, पानी रखे, इसको गर्म करते जाएंगे, इसका भाप, इसका क्या होता है? दाब बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, वाष्प दाब क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। और जिस कंडीशन पर, हम सबको पता है पानी का जैसे ही टेम्परेचर 100 अंश सेल्सियस होता है, इसका जो दाब होता है, पानी का दाब कितना हो जाता है तुम्हारा? 1 atm के बराबर हो जाता है। तो आप क्या बोलोगे? क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी क्वथनांक कहते हैं। तो ये ऊपर की चीज तो क्वथनांक की परिभाषा ही बता रहा है। ये क्वथनांक में उन्नयन क्या है वो नीचे लिखा गया है। अवाष्पशील विलेय क्या है तुम्हारा? अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। ये सबको पता है, शक्कर चाय पत्ती 1000 बार बोल चुका हूं। ठीक है। ये तुम्हारा शुद्ध पानी है, इसको गर्म करोगे तो 100 अंश में उबल जाएगा, लेकिन अगर इसमें आपने विलयन डाल दिया, अवाष्पशील विलेय डाल दिया, तो 100 अंश पे नहीं उबलेगा, लगभग 110 अंश ले लेगा वो। अब मात्रा विलायक की विलेय की मात्रा को बढ़ाते जाओगे तो ये मात्रा और टेम्परेचर और बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इसे शुद्ध विलायक की तुलना में ज्यादा उच्च ताप देने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। देखो, हमको एक एटीएम लेके देना है तो ये तो 100 अंश में एक एटीएम तक चला जाता है, लेकिन ये 100 अंश पर एक एटीएम पर नहीं जाता, हमको ज्यादा उच्च दाब क्या होता है? देना पड़ता है। ये दिख रहा है यहाँ पर, टीबी जो विलियन का वाष्प टेम्परेचर है वो ज्यादा है, क्वथनांक पॉइंट क्या है तुम्हारा? ज्यादा है, जबकि जो सॉल्यूशन है या शुद्ध विलायक है उसका क्या है तुम्हारा? कम है। ठीक है। अतः इन विलयनों का क्वथनांक टीबी, विलयन के क्वथनांक को क्या बोलेंगे हम लोग? टीबी। टीबी क्यों लिख रहे हैं पता है ना? टी फॉर क्या हो रहा है? टेम्परेचर, और बी क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर लिखा है बॉइलिंग पॉइंट, तो बी बॉइलिंग पॉइंट को समझा रहा है। कमान हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक इसको बोलेंगे। जब मैं पहले ही बता दिया हूं, कहीं पर अगर आपको 0 लिखा हुआ दिख जाए ऊपर, तो हमेशा किसको शो करेगा? यहाँ पर शुद्ध अवस्था में किसको शो करेगा? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को। ठीक है। तो ठीक है, विलयन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक में अंतर कहते हैं। देखो, तो ये विलयन का वाष्प दाब है और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और जो दोनों में जितना अंतर आता है, इसका हमने अभी माना कितना था? 110 अंश सेल्सियस, और इसका कितना माना था हमने? 100 अंश सेल्सियस। तो कितने का अंतर आ गया? देखो, घटाएंगे तो हमारे पास 10 बचेगा ना। तो जितना अंतर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ रहे? आ रहा है सर। ठीक है। तो उसको फिर यहाँ पर ग्राफिकल समझाया गया है। ये देखो, ये 1 atm है। अगर किसी चीज को हम लोग गर्म करेंगे और उसका अगर टेम्परेचर 1 atm तक चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको वाष्प बोले, या उसका क्वथनांक बोलेंगे। क्लियर है? ये है तुम्हारे पास सॉल्वेंट, ये है तुम्हारे पास
विलायक है, सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर, सॉरी ये तुम्हारे पास क्या है, विलायक है। और कैसा विलायक है, शुद्ध विलायक। ठीक है, ये देखो ये शुद्ध विलायक है। ये देखो इधर, देखो ये टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, मतलब सीधी बात है यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, तो इस टेम्परेचर पर ये गर्म होना स्टार्ट होता है। फिर ये जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं ये गर्म होते जाता है, वाष्प दाब बढ़ते जाता है। और जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचता है, जैसे ही क्या होता है, इस पॉइंट पर पहुंचता है, ये जो तुम्हारा विलायक है उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, 1 एटीएम के बराबर हो जाता है। और जैसे 1 एटीएम के बराबर होता है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या मान लेते हैं, या जैसे 1 एटीएम के बराबर हो जाता है हम क्या मानेंगे उसको, क्या आ रहा है, क्या मानेंगे, विलायक का क्वथनांक। क्या मानेंगे उसको, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन, उस पानी पर आपने शक्कर मिला दिया है। अब शक्कर मिला दिए हो तो शक्कर मिला, देखो यहाँ पर गर्म भी, देखो जो ये है वो इस टेम्परेचर पर गर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, जो शुद्ध ये है वो यहाँ पर गर्म हो रहा है, ये जो विलियन है वो यहाँ पर गर्म हो रहा है। अब यहीं पर तुम लोग इमेजिन कर लो भाई, तो इसका टेम्परेचर इधर जैसे जैसे जा रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी टेम्परेचर तो कम है, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, ज्यादा है। ठीक है, तो इधर भी जैसे जैसे इसको हम लोग टेम्परेचर देते जाते हैं, इसका वाष्प दाब बढ़ते जाता है, और इस पॉइंट पर आने के बाद ये जो विलियन होता है उसका वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टीबी, विलियन का वाष्प दाब। ठीक है, क्या बोलेंगे, विलियन का वाष्प दाब। अब देखो ये विलियन का वाष्प दाब, ये क्या है तुम्हारा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, दोनों में जो अंतर आया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल टीबी, क्वथनांक में उन्नयन। ये तो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, देखो शुद्ध का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जो विलियन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, टेम्परेचर इधर की ओर बढ़ रहा है, और इसमें जितना अंतर आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, माइक को रख के चले गए हो। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो ये अब यहाँ पर लिखा उसको समझिए। इस ग्राफ में एक वक्र है तुम्हारा ए बी, ये तुम्हारा ए बी है। ठीक है, ए बी क्या बोलता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को विभिन्न ताप पर व्यक्त करता है। तो ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब है, देखो अलग अलग ताप पर कर रहा है, नहीं सोचो अगर इसको हम लोग 100 अंश मान रहे हैं तो ये तुम्हारा 75 होगा, ये तुम्हारा और 60 होगा, ये तुम्हारा 50 होगा, ये तुम्हारा और कम होगा। तो ये अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग पॉइंट को लेंगे तो क्या करेगा, वो विभिन्न तापों पर शुद्ध वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रहा है। बिंदु बिंदु x पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के तुल्य हो जाता है। देखो यहाँ पर ये पॉइंट x है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है तुम्हारा, विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के तुल्य हो रहा है या बराबर हो रहा है। यह बिंदु शुद्ध विलायक का क्वथनांक कहलाता है। यह बिंदु शुद्ध विलायक का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और शुद्ध विलायक को हम लोग कैसे शो करते हैं, टी बी नॉट के द्वारा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये देखो ये वाला, ठीक है, मैं दूसरा ले देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिखा रहा है तुमको, ये दूसरा ग्राफ जिसमें क्या है तुम्हारा सी डी, ये देखो ये सी है और ये क्या है तुम्हारा डी है, और सी डी क्या है तुम्हारा, विलियन का है। ठीक है, इस ग्राफ में वक्र सी डी विलियन के वाष्प दाब को विभिन्न ताप पर व्यक्त कर रहा है। यह ग्राफ, यह हमेशा वक्र ए बी के नीचे रहता है। देखो हमको पता है इसको जल्दी गर्म हो जाता है, इसका वाष्प शुद्ध का वाष्प जल्दी बनता है, और विलियन का वाष्प क्या होता है, कम बनता है। तो ये जो ज्यादा बनता है वो ऊपर रहेगा, जो कम बनता है वो नीचे रहेगा ना। यह दर्शाता है कि विलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम रहता है। विलियन का वाष्प दाब विलियन का वाष्प दाब बिंदु वाई पर वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यह विलियन का वाष्प दाब टीबी कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉरी, विलियन का क्वथनांक बिंदु टीबी कहलाता है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्या निकाला गया है, डेल टीबी, यही जो अंतर है उसको निकाला गया है। आ रहे नहीं समझ रहे, सबको आ रहे समझ, हाँ कर लोगे ना। ठीक है, देखो टीबी
ये टीबी क्या है, देखो ये इतना में जो अंतर आया वो टीबी है। तो टीबी क्या है, ये हमारी बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो हमेशा बड़ी से छोटी घटाएंगे ना। तो टीबी माइनस क्या होगा तुम्हारा, टीबी नॉट। और ये टीबी नॉट किस पर निर्भर करता है, जो विलेय, ये जो कथनांक में कमी आए किस पर निर्भर करता है, विलायक की मात्रा पर। ये मैं एक्स्ट्रा लिखा हुआ हूं, किस पर निर्भर करता है, विलेय की मात्रा पर। सॉरी मैं गलत बोल चुका था, लाइन को करेक्ट कर लो, सॉल्यूट लिखा मैंने, विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। क्योंकि विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुसंख्या गुणधर्म। और विलेय की मात्रा को किसको द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम लोग, एम। एम क्या है तुम्हारा, मोललता। सॉरी हाँ मोललता, क्या है तुम्हारा, मोललता। और अनुसंख्या गुणधर्म में मोललता को क्यों लेते हैं, इस बात पर यह है कि भाई जो मोललता होता है वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं पड़ता, उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए अनुसंख्या गुणधर्म में, ठीक है, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मोलालिटी या मोललता को व्यक्त करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो ये जो देखो ये तुम्हारा सॉल्यूट की मात्रा है, सॉल्यूट की मात्रा को शो करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, यहाँ पर एम, और एम होता है मोलरता। डीपली समझा दिया गया है। अब देखो ये समानुपाती को हटाएंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, समानुपाती स्थिरांक। और के भी क्या है तुम्हारा, समानुपाती स्थिरांक है। के तो आपको स्थिरांक हो गया, और बी किसको समझा रहा है तुमको, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल टी बी इज इक्वल टू क्या हुआ तुम्हारा, के बी, और ये एम क्या है तुम्हारा, मोललता। मोललता का सूत्र याद है कि नहीं है, अभी काम आएगा। ठीक है, मोललता का सूत्र याद होना चाहिए, इसलिए मैं पूरी क्लास और रिपीट किया था नए बच्चे के लिए। ठीक है, तो डेल टी बी, के बी ए वाली वैल्यू आ गया तुम्हारा। ठीक है, अगर हम मोलरता को क्या मान ले, कि इकाई के बराबर मान ले, तो क्या होता है तुम्हारा, कथनांक में उन्नयन किसके बराबर होता है तुम्हारा, कथनांक में उन्नयन किसके बराबर होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर हो जाता है। कथनांक में अगर हम एम जो मोलरता लिए उसको क्या मान ले, कि इकाई मान ले, एक मान ले, एक मान ले, मतलब एक हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा तुम्हारा, अतः मोलर उन्नयन स्थिरांक कथनांक के उस उन्नयन के तुल्य होता है। सॉरी यहाँ पर कुछ गलत मिस कर गया हूं लगता है। जबकि विलयन की मोललता एम इकाई होती है। ठीक है, अगर इकाई एक ले लें तब ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कौन बराबर हो जाते हैं, क्वथनांक में उन्नयन और क्वथनांक स्थिरांक दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये वाली चीज पेपर में पूछा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अनुभार की गणना करना। क्या की गणना करना, अनुभार की गणना करना। तो हमको क्या पता चल गया है, टीबी क्वथनांक उन्नयन इज इक्वल टू क्या होता है, केबी क्वथनांक स्थिरांक, और एम क्या है तुम्हारा, मोललता। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको क्या पता है, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार गुणित 1000, विलेय का आणविक भार बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। याद है कि नहीं है, मोलों की संख्या याद कर लेना, नहीं होगा तो एक बार और चले जाना। डब्ल्यू ए लिखा है यहाँ पर, विलायक का भार, वो भी किसमें, ग्राम या किलोग्राम, 1 केजी या 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये केवल मोललता के फॉर्मूला हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया, ये एम के जगह इन चीजों को लिखा गया है, वही तो किया गया ना, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी, और एम के जगह मोललता के फॉर्मूला को लिखा गया है। आपको निकालना क्या था, आपको क्या निकालना था, विलेय का अनुभार। क्या निकालना था, विलेय का अनुभार। तो देखो ये विलेय का अनुभार है एमबी, तो एमबी का आप यहाँ ले आओगे और क्वथनांक में उन्नयन को यहाँ पर लेके चले जाओगे, बस इतना ही अंतर है कि नहीं है। और ऐसे करते ही आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। एम बी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे क्या होगा तुम्हारा, डेल टी बी। इसी का तो पक्षांतर हुआ है। ठीक है, इसी का क्या हुआ है, पक्षांतर हुआ है। ठीक है, ये डेल टी बी डब्ल्यू ए। ठीक है, अब हमको दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसमें ना इसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, मोललता। बन जाएगा, ये समझ आया कि नहीं आया। 24 लोग हो क्लास में, 70 लोग के, ये इसका पूरे का मेरे स्क्रीनशॉट भेजना तेरे नाम वाले का, किसी को पास नहीं पूरा डिटेल होगा ना, नाम भेजना। और ये 24 लोगों का मेरा डिटेल ग्रुप में भेज के बताना कितने लोग आज क्लास अटेंड किए हैं। एक तो मैं हूँ 25 में। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ये समझ आ गया सबको? बना लोगे प्रैक्टिस करके? आज मेरे को इसका होमवर्क में डालोगे इसी को, क्वथनांक उन्नयन वाला पूरा इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए ना ये वाली जो मैं डायग्राम बढ़ाया हूं ना वो समझना, समझोगे तभी ये होगा। ये देखो एक बार और मैं यहीं पर रिपीट करता हूँ, 2 मिनट लगेगा। यस सर। ठीक है, कभी कभी ये चलता नहीं है। हाँ, ये देखो ये विलियन है, इसको जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे इसका वाष्प दाब क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वैसे वैसे क्या होगा? इसका वाष्प दाब क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट ऐसे आएगा जिस पर गर्म करते करते इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अगर वो विलायक लिए हो आपने तो उसको क्या बोलोगे? डेल टीबी, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। उसी प्रकार आप विलियन, ये विलियन है तुम्हारा, विलियन को गर्म करते जाओगे तो एक पॉइंट पर वो क्या होगा तुम्हारा? उसकी जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, और जिस दाब पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तो देखो जो विलियन का क्वथनांक होता है वो ज्यादा होता है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। और इन्हीं में जो अंतर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। ऐसी इमेजिन कर लो कि भाई इसको हमको पानी का सबको पता है ये 100 अंश सेल्सियस है, और ये जो विलियन अगर हम इसमें शक्कर मिला दिए हैं तो वो 110 आ रहा है। तो कितने का अंतर आ रहा है? क्या चीज? अगर अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखो 110 माइनस यहाँ पर लिखेंगे 110, यहाँ पर कितना लिखेंगे? 100। तो कितने का अंतर आया तुमको? 10 का अंतर आया कि नहीं आया? और वही 10 क्या होगा तुम्हारा? क्वथनांक में उन्नयन होगा। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन के लिए हम लोग जो किस पे उन्नयन होता है तो हमको पता है ये अनुसंख्यक गुणधर्म है, और अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? विलेय की मात्रा पर। और विलेय की मात्रा को हम कैसे शो करेंगे? एम। एम क्या है तुम्हारा? मोल प्रभा मोललता है। और मोललता यहाँ पर क्यों लिए पूछे तो बताइए कि यहाँ टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर बराबर को हटाकर हम समानुपाती हटाते हैं, बराबर लिखते हैं, उसका स्थिरांक लिखते हैं, के भी लिखेंगे क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये एम, और फिर इसके बाद जो चीज है वो ये। ठीक है, इसको मिस कर जाओगे तो भी चल जाएगा, इसको नहीं लिखोगे ना, इतने को छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अरे यार स्टेटस से हाइड कर दिया क्या हो गया? क्या हो गया? इतने का नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये पेपर में पूछा जाता है। क्वथनांक में उन्नयन द्वारा क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय की अनुभार की गणना करना। तो आपको ये तो फॉर्मूला पता है, ये तुम्हारा मोललता है, मोललता का फॉर्मूला तुमको शायद याद भी होगा, तो आप मोललता का फॉर्मूला रखते हो। ठीक है, उसके मान को रखते हो, और मान को रखने के बाद केवल यहाँ पर आप एक दूसरे को पक्षांतर करते हो। यहाँ पर एमबी को यहाँ पर लेके आते हो और उन्नयन को इस पॉइंट पर आते हो, और जैसे ही आते हो आपके पास इक्वेशन आपको मिल जाता है। बाकी चीज लिखा हुआ है, यस पढ़ लेना। ठीक है, जिसने पहले से पढ़ते हुए आए होंगे उसके लिए आसान है। ठीक है, और जो ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, तो जो टाइम पास कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। कितना टाइम हो गया? ठीक है, तो 30 मिनट बचे। अच्छा मैं इसको ना कल क्या मना